Hello everyone, my name is काशनाथ अवले and you're watching कानद अवलुक्यास फिजिक्स चैनल। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 3, दैट इज टॉपिक सब टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सीखा हुआ था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटिंग मटेरियल्स को चार्ज किया करते थे और वहाँ पे हम लोग कंडक्टर्स को इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि फ्रिक्शंस में अगर हम लोग एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के ऊपर रब करते हैं तो कंडक्टर के पास चार्जेस फ्री रहने के कारण से वो फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या फिर से बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन मेथड में कंडक्टर्स को नहीं यूज़ किया था और हम लोगों ने दूसरा मेथड जो सीखा हुआ था चार्जिंग बाय कंडक्शन सीखा हुआ था। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हुआ था कि हम लोगों ने दो मेटालिक बॉडीज के बीच में, जैसे कि एक कंडक्टिंग हुआ करता था, एक नॉन कंडक्टिंग हुआ करता था, एक मेटेलिक वायर या कोई पैसेज के लिए हम लोग कोई मीडियम लगा देते थे दोनों के बीच में। और यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज किया जाता था अंटिल बोथ द स्फीयर्स हैविंग द दैट इज इक्वल पोटेंशियल। तो आज हम थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं इसी का। टॉपिक नेम इज व्हाट? चार्जिंग बाय इंडक्शन। What is the meaning of charging by induction? When one charged body is kept near, see, one charged body is kept near a neutral body, then by the induction process, the opposite charges of this neutral body are going to acquire towards the nearest surface of this charged body, and the similar nature of this charge is going to be acquired to the furthest end of the neutral body. तो कहने का मतलब ये है, जब एक चार्ज्ड बॉडी हम किसी न्यूट्रल बॉडी के नजदीक में लेके जाएंगे तो होता क्या है बेटा कि ये जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हुआ करते थे। नेगेटिव चार्जेस इस चार्ज्ड बॉडी के फेस की तरफ आते हैं और जो सिमिलर नेचर का चार्ज होता है, मतलब इसका अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज उससे थोड़ा दूर के एंड को जाता है। अगर यहाँ से हम लोग कहीं से अर्थिंग कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा and final charge on this body is going to be acquire what बच्चा पार्टी, it is going to be how the negative charge। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं इंडक्शन मेथड में हम करेंगे क्या, एक तरफ होगा हमारे लिए यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी और उसके नजदीक में हम लोग लिखने वाले हैं एक न्यूट्रल बॉडी। जब इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक में हम लोग रखेंगे तो चार्ज्ड बॉडी इसमें इंडक्शन करेगा या इंड्यूस करेगा, इंडक्शन प्रोसेस करेगा, जिसके कारण से इस बॉडी में क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। अगर यदि ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो इसमें के पूरे नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, इसके अंदर के पूरे पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ जाएंगे। यहां से यदि हम लोग अर्थिंग करेंगे तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव। सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस वी हैव गिवन अ नेम इज व्हाट बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें हम लोग किस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आओ, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एबोनाइट रॉड लिया हुआ है बेटा। मैंने एक एबोनाइट रॉड को उलन क्लॉथ के साथ रब करने के बाद हुआ क्या, द चार्ज एक्वायर्ड बाय दिस एबोनाइट रॉड इज नेगेटिव, यू नो द फ्रिक्शन मेथड। ओके, अब अपन क्या करेंगे, एक एबोनाइट रॉड को हम लोग लेके जाने वाले हैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास, न्यूट्रल कंडक्टर के पास, न्यूट्रल मेटेलिक कंडक्टर के पास। और ये जो बात होगा यहाँ पे लगाया सो ये होगा इंसुलेटिंग स्टैंड और ये है मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस है r। इनिशियली ये जो बॉडी है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, हम सभी लोग जानते हैं। तो अब करने वाले क्या है, व्हेन अ चार्ज्ड एबोनाइट रॉड which is having a negative charge, when it brought near the neutral sphere, then what happens, the positive charges contained in this sphere are going to be attracted by this rod। इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था वो ये नेगेटिव वाला रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया हुआ है, ये नेगेटिव है तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं वो फर्देस्ट एंड को जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा रॉड, ये रहा स्फीयर, इस तरफ आया पॉजिटिव चार्ज और ऑपोजिट में गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, अब मैंने नेक्स्ट डायग्राम में क्या बताया, मैंने क्या किया है, अब ये वाला जो एंड था बेटा, ये वाला जो एंड था इसको मैंने कर दिया है चार्ज, सॉरी माय फॉल्ट, इसको मैंने कर दिया है अर्थिंग।
अब अर्थिंग करने से होगा क्या कि इसके अंदर जो भी इस सरफेस पे जो भी नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ था, अर्थिंग करने से इस सरफेस के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ था वो ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ को, वो ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ को। ठीक है सर, अब जैसे ही मैंने अर्थिंग कर दी यहाँ पे, इसके अंदर का, इसके सरफेस के ऊपर का चार्ज इस वायर में से अर्थ में चला गया। अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा बचा हुआ है? पॉजिटिव, पॉजिटिव बचा हुआ है। अब इस रॉड को हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। जैसे ही हमने इस रॉड को रिमूव कर दिया, वी नो वेरी वेल, किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन दिस वे we can charge the uncharged body by using the method which is known as charging by induction। ठीक है, अब ये जो इंडक्शन होता है बेसिकली हम लोग मेटल्स में भी करते हैं और इंसुलेटर्स लाइक, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं इंसुलेटर्स लाइक जैसे कि हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं या तो मेटल्स हो सकते हैं। इन दोनों मटेरियल्स में हम लोग जो है इंडक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है सर। सर अभी जो आपने हमको बताया है कि ये जो इंडक्शन प्रोसेस होता है, क्या इंडक्शन प्रोसेस हमारे रियल लाइफ के साथ यूज होता है? क्या रियल लाइफ में इंडक्शन प्रोसेस का यूज होता है? तो बच्चा पार्टी ये मजाक की बात नहीं। जो भी हम लोग फिजिक्स में छोटे छोटे प्रिंसिपल्स, जैसे हम लोग जो भी थियोरेटिकल बातें स्टडी करते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर डेली लाइफ। हाउ सर? मींस यू नो दैट ये चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड जो है, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड जो है हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हमारी लाइफ में क्या मतलब डिफरेंस कर सकता है, यानी कि क्या हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन से कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं या रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस, ऑफ कोर्स। बाय यूजिंग द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन वी हैव अ प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस, जिसमें फिर मैं आज के डेट में अगर बोलूं बेटा, ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है इसको हम लोग आगे चल के और सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI बोलकर, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडक्शन मेथड। वहां पे क्या करते हैं हम लोग मालूम है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, वायरलेस चार्जिंग बोल के आता है, आपने सुना होगा वायरलेस चार्जिंग, मोबाइल्स में आता है ये वायरलेस चार्जिंग। होता क्या पता है वायरलेस चार्जिंग में? वहां पे मोबाइल में एक इंडक्शन कॉइल होती है यहां पर, और ये जो चार्जिंग डक होता है इसके अंदर भी एक इंडक्शन कॉइल होती है। यानी कि चार्जिंग डक कॉइल में हम लोग करंट या जो भी एनर्जी स्टोर कराकर जैसे इसके नजदीक में आएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस से हम लोग मोबाइल को बिना किसी वायर के चार्ज कर रहे हैं आज के डेट में, विच इज वेरी ह्यूज डिफरेंस। अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो जो कार होते हैं इलेक्ट्रिक कार, उसको भी हमको अभी जो है फिलहाल में मतलब किसी प्लग के सहारे से उसको चार्ज करने की बारी नहीं आएगी। अभी इंडिया में हमारे पास ऐसा भी होगा कि हमारे पास दैट इज व्हाट मींस वायरलेस कार चार्जिंग भी आएंगे भविष्य में। तो इस तरीके से हमको ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, अभी हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो होता है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड, amount of charge induced is depends on nature of material, is depends on nature of material। जो भी दूसरे बॉडी में चार्ज इंड्यूस होगा ना, वो जो इंडक्शन होता है उसके अंदर, या जो अमाउंट ऑफ इंडक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का मटेरियल कैसा है या नेचर कैसा है। तो जो भी इंडक्शन होगा उसके अंदर, दैट इंडक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Q इंटू 1 माइनस ऑफ 1/K। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इंडक्शन होता है उसके अंदर, दैट इज व्हाट अमाउंट बेटा, Q dash is equals to minus of Q 1 minus of 1/K। Here K is what means बच्चा पार्टी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K का मतलब होता है सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 में
और भी डिटेल्स में सीखेंगे. ओके, say for example, the material which we have used as a neutral conductor is, say for example, metals. अगर वो metals होगा तो dielectric constant for metal K is equals to what beta? Infinity. So when you keep this value of infinity here in place of K, 1 by infinity is equals to 0. So therefore उस metallic body में जो induction होगा Q dash is equals to exactly minus Q. हाँ, तो मैंने क्या कहा है, अगर ये जो हमारे पास इंड्यूस करने वाला बॉडी, इंड्यूस करने वाले बॉडी के पास यदि चार्ज Q है और उसके आगे वाला जो बॉडी है हमारे पास यदि ये मेटालिक नेचर का है, तो बेटा इसमें जो चार्ज आएगा एग्जैक्टली माइनस Q, सेम इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर का इतना चार्ज इसमें जमने वाला होगा. सो देयरफॉर यू कैन नोट इट. आप इसको अच्छी तरीके से लिख लो. यदि मैं मान के चलूं, इफ द मटेरियल इज नॉट मेटल अदर दैन मेटल, इफ मटेरियल इज नॉट मेटल, if material is not metal other than metal, you guys must and should remember that K value is greater than 1. K की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी. मान लो K का वैल्यू अगर 2 होगा, देखो बेटा K का वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा सर, Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q टाइम्स 1 माइनस ऑफ 1 बाई 2. एक में से आधा चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, हाफ. सो देयरफॉर हाउ मच इंडक्शन इज टेकन प्लेस, इट इज माइनस Q बाई 2. तो इससे हमें एक बात जरूर समझ में आ रही है सर, मेटल के अलावा यदि हम लोगों ने कौन सा भी मटेरियल यूज किया होगा तो उसमें इंडक्शन 100% नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. सो आई कैन जनरली से दैट इंडक्शन by the induction process the charge can be induced is less than or equals to minus Q, but it is not greater. प्लीज रिमेंबर, जितना भी चार्ज इंड्यूस होगा वो अपोजिट वाले बॉडी में या तो वो इक्वल माइनस Q के बराबर होगा या तो लेस देन माइनस Q के बराबर होगा, बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द माइनस Q. यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. श्योर बच्चा पार्टी? ओके सर. नेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूं इसी के अंदर अर्थिंग बोल के आता है. ठीक है, अर्थिंग इज डिफरेंट बेटा, ग्राउंडिंग इज डिफरेंट. ठीक है, अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं अर्थिंग का क्या रोल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में. मान के चलते हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, there is one isolated system and this system is charged. Let me say this system is charged by the negative charge here. Okay, अब ये कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज दिया हुआ है नेगेटिव. ठीक है, तो जैसे ही इस कंडक्टर को हम लोग अर्थिंग करेंगे, जैसे इस कंडक्टर को हम लोग अर्थिंग करेंगे, ऑल द चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस इज ड्रॉप इनटू द अर्थ और इट इज ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर टू द अर्थ. हेंस द चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज 0. The net charge on this sphere is 0 and net potential of this charge also 0. Kind information I would like to be say that the potential of earth is 0 and which earth is a very big capacitor. हम लोग earth को मान के चलते एक बहुत बड़ा कैपेसिटर है, उसके अंदर ऐसे छोटे मोटे चार्जेस जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर. तो हम लोग उसका पोटेंशियल कितना मान के चलते बेटा, 0 पोटेंशियल मान के चलते हैं. यदि हम लोगों ने एक आइसोलेटेड चार्ज जो कि नेगेटिव किया हुआ था अर्थ को लगा देंगे तो यहां से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे. तो इसका चार्ज क्या हुआ, 0 हुआ. अगर मेरे पास ये जो कंडक्टर था, इफ दिस कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली चार्ज बट द चार्ज ऑन द कंडक्टर इज व्हाट बच्चा पार्टी, पॉजिटिव. इन दैट केस व्हेन आई गोइंग टू बी अर्थ दिस वन, अगर मैं इसको अर्थ करूंगा तो होगा क्या, अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आके इसके ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रल करेंगे. फिर से एक बार यहाँ पे क्या होगा, नेट चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज 0 एंड पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर इज व्हाट बेटा, 0. एक बात तुम यहां से नोट डाउन करना, क्या देखो अर्थिंग में होता क्या है, अर्थिंग में खास बात होती है सर. खास बात इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर हाँ चलो मैं अभी बोल देता हूं, खास बात इसलिए बोल रहा हूं मैं, चार्ज में आफ्टर अर्थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग चार्ज में और मे नॉट 0.
सर अभी तो तुमने जो ऊपर केसेस दिया हुआ है वहां पे तो चार्ज जीरो हुआ है, लेकिन वो हमेशा जरूरी नहीं है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो चार्ज जीरो होगा बेटा। लेकिन जैसे हम लोग आगे भविष्य में ऐसा देखते हैं, एक फिर दो, ऐसे हम लोग कोसेंट्रिक स्फीयर्स रखकर हम जब लोग मैथमेटिक्स करेंगे तो वहाँ पे अगर मान लो यदि हम लोगों ने इसको ग्राउंडिंग कर दिया होगा, या अभी या इसको हम लोग कनेक्शन करके रख देते हैं, तो इससे बहुत सारे प्रोसेस होने की चांसेस रहेगा। तो इसके बाजू में हम लोग एक काम करते हैं, एक दूसरा चार्ज बॉडी लेके आते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक काम करता मैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है जिसका चार्ज ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मान लो इसका चार्ज नेगेटिव है सर, तो इसके ऊपर इस तरफ कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव, इस तरफ कौन से होंगे, नेगेटिव, तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ड्रॉप हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली आएगा इस सेकंड चैप्टर में, इसको हम डिटेल्स में मैं आपको स्टडी करा के दूंगा। हाँ, पोटेंशियल जरूर जीरो होगा, अर्थिंग करने से पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, हम सेकंड चैप्टर में डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग ऑब्जर्वेशंस में ले लेंगे। फिलहाल के लिए तुम इतना याद रखो, चार्ज में और मे नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो व्हेन यू अर्थ द कंडक्टर, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होते हैं। तो पहला हम जानकारी लेते हैं, फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे होता क्या है, मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, से लेट मी से देयर इज वन इनफाइनाइट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। तो हमें अगर मान लो कि इतने से यूनिट में कितना चार्ज है, एक पर यूनिट में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इस वायर की, इनफाइनाइट वायर में से एक छोटा सा लेंथ कट करो तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू आएगा। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी या जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम रीड करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल्स टू, वी से दैट चार्ज पर यूनिट लेंथ, वी से बेटा द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ is nothing but the amount of charge per unit length is nothing but what बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका जो एसआई यूनिट होता है कूलम पर मीटर होगा हमारे पास। अगर हम लोग इसके पूरे टोटल चार्ज को अगर जानना चाहते हैं देन डी क्यू इज इक्वल्स टू, आई कैन से लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल, आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट द टोटल चार्ज, हेंस आई कैन से दैट इज इंटीग्रेशन ओवर लैम्डा इंटू डी एल। तो इस पूरे का चार्ज होता है लैम्डा इंटू डी एल, इसके बराबर होता है। दूसरा है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा था इसको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पूरे सरफेस में से एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं। मान लो इसका सरफेस एरिया है डी ए, तो इसके ऊपर मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो छोटा सा चार्ज कितना होगा बेटा, इसके ऊपर होगा charge dq. So then surface charge density, that is sigma, is written as dq by dA. If you want to know the total charge over the body, then you can say master dq is equals to sigma times of dA. After integration you will get the net charge of this one, the sigma into dA. इसका जो हमारे पास यूनिट होगा that is what means coulomb मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो, एज इन द अर्लियर क्लासेस आई टॉट टू यू, मैंने कहा है कि सिग्मा जो होता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। चलो ये मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज जो है पॉजिटिव दिया है यूनिफॉर्मली। तुम थोड़ा बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर, मैं अगर इस जगह पे बात करता हूँ, यहाँ पे इस एज पे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे सिग्मा 1 है, इसका रेडियस है r1, देन आई कैन से sigma 1 is inversely proportional to r1. Radius of this edge or this corner is much small, then the surface charge density at this point is much more. यहाँ पे r1 जो है बहुत छोटा है, इसीलिए इसका जो surface charge density है वो ज़्यादा होगा सर। अगर हम बात करेंगे ये वाले पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, then you can say
in compared to the previous one, the radius little bit maximum than the r1, hence the surface charge density to this point is lesser. Now you come to the one more point with Chapati. This point, when we talk about low, that radius is much more as compared to the previous two cases. So now we can say, sir, the sigma 3 is inversely proportional to the r3. R3 is much greater compared to the r1 and r2, hence sigma 3 is very less, sir. So therefore sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than sigma 3, हम इस तरीके से बोल सकते हैं सर। यानी कि इसका ओवरऑल में से अगर हम लोग कोई पॉइंट नोट करेंगे तो पॉइंट क्या था, एजेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। क्या इस पॉइंट का हमारे लिए कोई इस्तेमाल हो सकता है? तो मेरा आंसर है यस, ऑफ कोर्स। इसके ऊपर हम लोग एज इस एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। चलो तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। देखो सवाल क्या है, असर्शन दिया गया है, द लाइटनिंग कंडक्टर एट द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग हैज शार्पर पॉइंटेड एंड्स, एंड व्हाट इज द रीजन हियर, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट द शार्प पॉइंट इज वेरी हाई रिजल्टिंग इन सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिक विंड बोल के बोला गया है। तो कह रहा है ये कि बड़े बड़े जो भी टावर्स होते हैं उन टावर्स के ऊपर जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर्स जो होते हैं इनके जो ये टॉप है, ये जो है इसके जो टॉप है ये शार्पर किए जाते हैं बोल के बोल रहा है। ये जो इसके टॉप पे होते हैं ये कैसे होते बोल रहे हैं, नहीं शार्पर होते हैं बोल के बोल रहा है। तो इसके शार्पर करने के पीछे का रीजन या लॉजिक क्या बताता है इन्हीं, अगर हम यदि इसको शार्पर रखेंगे तो इन्हीं क्या बोल रहा है, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट द शार्प पॉइंट इज वेरी हाई रिजल्टिंग इन द सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिक विंड। चलो समझते हैं कि ऐसा करने से सर, ऐसा करने से यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक विंड जनरेट होता है बोल के बोल रहा है। कैसे आप देखते हैं, अभी मैंने क्या कहा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। When we talk about these edges, अब लोग हम लोग इस edges के बारे में बात करेंगे तो इसको अगर कंपेयर करके देखेंगे, so which is true sir, the surface charge density at the edges or corners is more as I mentioned in the previous example। जैसे कि मैंने अभी मतलब एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब की थी हम लोगों ने, तो हम लोगों को ये बात पता चली थी कि अगर जितना एज शार्प होगा उतना उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है, एक तो करेक्ट होगा कि असर्शन सही है, ये बात सही है। अब क्या बोल रहा है, ये ज्यादा होने से द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट शार्प पॉइंट इज वेरी हाई रिजल्टिंग इन सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिक विंड। इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो आप अच्छे तरीके से जानते हो ये क्लाउड्स है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर बोल के बोलते हैं, ये क्लाउड्स है। अब क्लाउड्स में बेसिकली क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स है तो आइस के टुकड़े या बर्फ के टुकड़े जमा रहेंगे, ठीक है सर। तो ये आपस में भिड़ जाने के कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फ्रिक्शन के कारण से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोअर एंड पे जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और अपर केस की तरफ जो चार्ज डेवलप होगा मान लेते हैं अपन लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है सर। अब होता क्या है, ये क्लाउड्स डिस्चार्ज होने को देखते हैं, मतलब आपस में भिड़ जाने से अगर नजदीक में यहाँ पे मिले तो ये आपस में भी भिड़ के यहाँ पे बिजली बना सकते हैं, या अभी इसके जो भी इसके नियर में होगा वो इसके साथ डिस्चार्ज होने को देखता है। अब हम जानते हैं कि ये एक कॉपर की रॉड होती है, कुछ इस तरीके से सेटअप होता है, और ये अर्थड है, यहाँ पे अर्थ को कनेक्ट किया हुआ है। हमें पता है अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से यहाँ पे कौन से चार्जेस जाएंगे, इसके यहाँ पे इसके ऊपर जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, इस तरीके से इसके नोक पे आके जम जाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे बेसिकली, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से डिस्चार्ज होने को देखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा। और मजे की बात यहाँ पे है, ये जो भी है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज होने को देखेगा, एक इलेक्ट्रिक पैसेज यहाँ से पास होगा, और ये इलेक्ट्रिक पैसेज इसको पकड़ के क्या कर देता है, ये लाइटनिंग अरेस्टर जमीन में छोड़ देता है सर। और एक बात,
यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होने के कारण से जो भी आसपास की हवा या एयर होगा ये भी क्या करना चालू करेगा बेटा, आयोनाइज होना चालू करेगा। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस था। आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे जो बिजली बनती है या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज या करंट बनता है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो होगा कि यहाँ पे जो आसपास की एयर होती है ये एयर क्या हो जाएगी बेटा, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने के बाद ये इसने क्या किया, पूरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपने तरफ खींच लिया। तो इसके पास कौन सा चार्ज बच रहा है बेटा, इसके पास, इस एयर के पास जब चार्ज बच रहा है, पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। पॉजिटिव चार्ज बचने के बाद ये इसको भी खींच के ले लेगा यहाँ पर। मतलब बिजली यहाँ गिरने के बजाय इसका थोड़ा बहुत जो पावर था या इंपैक्ट था वो कम हो गया है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा सर, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये क्लाउड्स है, भी बादल जमे हुए, बादल के अंदर हम लोग एक दूसरे को मतलब घिस जाने से या टक्कर मारने से इसके अंदर चार्जेस डेवलप होंगे। चार्जेस डेवलप होंगे तो इसका लोअर साइड में इसका चार्ज होता है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पूरे इसके नोक पर कौन सा चार्ज जम गया है, पॉजिटिव। और यहाँ पे चार्ज ये जो एज शार्प होने के कारण से इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने ही कहा था कि बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो हो गया हायर पोटेंशियल पे आ गया, क्लाउड कौन से पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे। अर्थ कौन से पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल से। तो हम हमेशा जानते हैं चार्ज ऑलवेज वांट्स टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसीलिए ये जो नेगेटिव चार्ज था इस लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर आके गिरना चाहता है, ऐसा नो, ये जो चार्ज था लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर आके गिरना चाहता है। अब ये बिजली इसके ऊपर मतलब बिजली को पकड़ने का काम कर रहा है ये लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली। तो जैसे हम लोग यहाँ पे दो तरीके से इसका इंपैक्ट कम किया जा रहा है। बिजली गिरने का जो इंपैक्ट होता है दो कारण से कम हो रहा है। एक तो अर्थ से पॉजिटिव चार्जेस आए, ये जो भी था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसने भी खींच लिया, मतलब घर के ऊपर गिरने के बजाय बिजली इसके ऊपर गिरेगी और ये जो इलेक्ट्रिक करंट था यहां से हम लोगों ने अर्थ में ट्रांसफर कर दिया, जो भी चार्ज था अर्थ में हम लोगों ने इसका ट्रांसफर कर दिया, तो इंपैक्ट तो बच गया। और दूसरी रही बात यहाँ पर, ये जो साइड में इसकी एयर होती है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से ये पूरी की पूरी एयर जो है आयोनाइज होगी। आयोनाइज हुई मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव थे, तो नेगेटिव चार्जेस तो इसने ले लिए, बच गया चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो बचा हुआ था वो इस बादलों के साथ या बादलों के नेगेटिव चार्ज को आयोनाइज करने में लग जाएगा, सॉरी न्यूट्रल करने में लग जाएगा। अब ये न्यूट्रल करेगा तो इसका पोटेंशियल हायर से लोअर हो जाएगा। बिजली मतलब जो बिजली बहुत ज्यादा इंपैक्ट से कड़क रही थी अब बिजली थोड़ा बहुत कम इंपैक्ट से गिरेगी यहां पर। आर अंडरस्टैंडिंग? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक एप्लीकेशन ऐसा बोला हम लोगों ने कि जिस जगह पे, जिस एज पे या शार्पर एज पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑफ कोर्स सर R इज लेस देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर सर। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एज शार्प है इसलिए इस जगह की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है बेटा, तो हम बोलते क्या, जो भी हवा में ये जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स थे वो आयोनाइज हो जाएंगे और ये जो हमारे पास मेटल था उसने नेगेटिव चार्ज ले लिया। बचे हुए पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, ये जो भी बादल के पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको जाके ये मतलब न्यूट्रल कर जाएंगे, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा बेटा, लो होगा। इस तरीके से बिजली कड़कने से हम मतलब जो बिजली गिरने वाली थी या बिजली का जो इंपैक्ट था इस तरीके से कम होगा, इस तरीके से हम बच गए हैं। समझ में आ रहा है? दैट इज total charge per unit volume, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ ये पूरा एक हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें से हम लोगों ने छोटा सा वॉल्यूम लिया हुआ है dv, जिसका चार्ज कितना है dq। सो देयरफॉर that volume charge density is equals to, or volume charge distribution rho is equals to dq by dv. dq is equals to rho into dv. Now total charge of this volume is what beta, v is equals so q is equals to integration of, that is what, rho into dv, whose SI unit is what beta, that is coulomb meter cube। ये पूरे तीनों भी जो भी डेंसिटीज होते हैं they all are the scalar one। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, a conducting sphere that carries a total charge of -3q। एक conducting sphere है, let me say there is one conducting sphere, okay sir, what is the charge on this conducting sphere बच्चा पार्टी, it is having -3q। तो मैं इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ सर -3q। सो इसका जो चार्ज हमारे पास वो है -3q। फाइन, is placed at the center of a conducting spherical shell, is placed at the center of a conducting shell
सॉरी क्या, हाँ कंडक्टिंग शेल है हमारे पास, एक शेल है, इट इज व्हाट राइट नाउ कंडक्टिंग शेल। ये जो है -3q वाला जो स्फीयर है, ये जो -3q वाला है, इट इज सेंटर एट द कंडक्टिंग शेल दैट आल्सो कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ हाउ मच बच्चा पार्टी, +5q। तो इसके भी ऊपर चार्ज कितना है, +5q। तो जानकारी के लिए बता देता हूं मैं आपको, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे लाई करता है, इसीलिए इसका जो चार्ज होगा अभी फिलहाल कितना है, +5q। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, यहाँ पर एक कंडक्टिंग शेल है, सॉरी एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका चार्ज कितना है, -3q। हम हमेशा से जानते हैं चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर शेल हुज चार्ज इज हाउ मच बेटा, +5q। इसका भी जो चार्ज होगा इसके आउटरमोस्ट सरफेस पे ही लाई करेगा, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, द कंडक्टर्स आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है सर, ये इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल मतलब एक ही जगह पे नहीं है, एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं। द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल आर रेस्पेक्टिवली, तो हमें इसकी इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे चार्ज बताना, कुछ नहीं, सरल और सिंपल है। अब ये जो हमारे पास एक अंदर स्फीयर रखा है, इसका चार्ज कितना है, -3q। मैंने आपको पढ़ा है कि कंडक्टर के बारे में जब हम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, देन द चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस, चार्ज हमेशा उसके बाहरी सरफेस पे ही लाई करता है। तो इसके सरफेस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -3q। देखो अभी ये जो शेल था, शेल पहले कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या थे, नेगेटिव चार्जेस, ये न्यूट्रल था। अब इसको +5q दिया है चार्ज, इसको कितना चार्ज दिया है, +5q दिया है, ठीक है। इसको हम लोगों ने चार्ज कितना दिया है, +5q दिया हुआ है, ठीक है सर। अब ये उठा के यहां पे रख दो आप लोग, तो अब हो क्या रहा है, ये जो अंदर वाला जो स्फीयर था इसके पास ओवरऑल चार्ज था -3q, तो ये इंडक्शन के कारण से इसमें कितना चार्ज बनाएगा, यहां पे बनाएगा -3q। ये एक बॉडी है, कंडक्टर है, सॉरी +3q, इसके सरफेस पे चार्ज कितना है, -3q चार्ज इतना है। तो अब इसके अंदर यहां पे ये क्या करेगा, चार्ज इंडक्शन करेगा, इसमें से इस न्यूट्रल बॉडी में से +3q अपने तरफ खींचेगा और -3q क्या करेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर एक चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज कितना है, -3q, उसके ऊपर और एक कंडक्टर है, तो ये इस कंडक्टर में इंडक्शन करेगा। अब ये इंडक्शन किस तरीके से करता है, इसमें से सेम अमाउंट चार्ज, मेटालिक है तो इसमें से सेम अमाउंट चार्ज अपने तरफ अपोजिट नेचर का खींचेगा, ये नेगेटिव, तो ये -3q होती, कितना खींचेगा, +3q। अब इसमें से बचे कितने, -3q, ये क्या करेगा, सरफेस के ऊपर भेजेगा। तो सरफेस के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होता है बेटा, +5q -3q, और सरफेस के इनर सरफेस पे कितना होगा बेटा, +3q, और बाहर कितना होता है हमारे पास, +2q। तो है कोई ऑप्शन, इनर सरफेस पे है +3q, आउटर सरफेस पे है दैट इज +2q। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A, B एंड C are given charges +q and -2q. There are 3 identical spheres बच्चा पार्टी, so whose charges are given to us। मान लो हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर है सर, स्फीयर A और यहाँ पे है स्फीयर B एंड थर्ड वन इज स्फीयर C। These 3 spheres are given some charges. What are those means, पहले के ऊपर चार्ज दिया है +q, दूसरे के ऊपर भी चार्ज दिया है +q और तीसरे के ऊपर चार्ज दिया है -2q। They are okay, A and C are brought into the contact। अब क्या बोल रहा है नहीं, A को और B को कांटेक्ट में लेके आओ बोल रहा, चलो ठीक है। तो स्फीयर A को और B को कांटेक्ट में लेके आते बेटा, हम सभी लोग जानते हैं जैसे कंडक्टर A कंडक्टर C कांटेक्ट में आएगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, +q, इसके ऊपर चार्ज कितना था, -2। अब ये चार्जिंग बाय कंडक्शन मालूम है आपको, चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो, q डैश इज इक्वल टू व्हाट, q1 + q2 डिवाइड बाय 2। याद है कि भूल गए, आइडेंटिकल के लिए तो ये कितना है +q, ये कितना है -2, q डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा हमारे पास -q/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज हर एक के ऊपर कितना आ रहा है, -2
अब मतलब इसको जैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, यहाँ पे इसको इधर लेके आओ, सेपरेट कर दो, ये मान लो ए है सर, फिर इसको इधर से निकाल के सेपरेट कर दो, ये मान के चलो सी है सर, तो ए के पास चार्ज कितना आएगा, -q/2 आएगा, तो सी के भी पास चार्ज कितना आएगा, -q/2 आ जाएगा। आप अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करे हो, प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस देख के आए हो, तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि इसका चार्ज -q/2 क्यों है, इसका भी चार्ज -q/2 क्यों है, चार्जिंग बाय कंडक्शन के कारण से। ठीक है सर, अब बोला क्या हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट, पहले क्या करना है, ए एंड सी को ब्रॉड कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड बोला। नेक्स्ट बी एंड सी आर ब्रॉड इनटू कॉन्टैक्ट अगेन सेपरेटेड। अब क्या बोल रहा है, नहीं बी और सी को कॉन्टैक्ट में लेके आओ बोल रहा, तो बी ये है और ये सी ये है, सी का तो चार्ज हमें पता हो गया अभी, तो इसके साथ बी को जोड़ दो बेटा, यहां से उठा के बी को यहां पे रख दो, इसके पास चार्ज कितना था, +q है, ठीक है, +q है। अब ये +q, ये -q/2, एक q में से आधा q चला जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज कितना बचेगा, सिस्टम के चार्ज पास चार्ज कितना बचेगा, q/2। अब q/2 में से दोनों को सेपरेट करेंगे तो समझ में आ रहा है, q/2 में से सेपरेट करेंगे तो इसके हम लोग q' बराबर है, क्या बोलते थे भाई, q1 + q2/2 है, मान लो इसका चार्ज कितना है q, इसका कितना है q/2, 4/2, एक q में से आधा q चला गया तो कितना बच गया, आधा q, q/2/2, तो ये कितना हो जाएगा q/4। तो सेपरेट करने के बाद चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, हर एक के पास चार्ज आ जाएगा सर q/4। तो b के पास चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पर, बी के पास चार्ज आ रहा है +q/4, सी के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, वो भी प्लस आ रहा है q/4। ठीक है सर, क्या बोला फिर से एक बार, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ए बी सी आर गिवन अ चार्ज +q एंड -2q। ए और सी को पहले तुम नजदीक में लेके आओ, ए और सी को पहले नजदीक में लेके आओ सर, कांटेक्ट में करो, कांटेक्ट में करके फिर वापस लेके जाओ। जैसे तुम लोग ए और सी को जोड़ देंगे ना बेटा, यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग बाय मतलब कंडक्शन में क्या हो जाएगा, मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन से चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना आया, -q/2, और सी के ऊपर भी कितना आया, -q/2। ये अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने फार्मूला पढ़ाया हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट बी एंड सी को कॉन्टेक्ट में लेके आओ बोला, ये बी उठा और सी के साथ जोड़ दो, तो बी का चार्ज कितना है, +q, इसका चार्ज कितना है, -q/2। फिर से एक बार चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा, और सेपरेट करने के बाद इसके पास चार्ज आएगा +q/4, इसके पास भी चार्ज आएगा +q/4। आगे क्या है डेटा बोल रहा है, ओके नेक्स्ट ए बी सी आर अरेंज्ड so that the centers form an equilateral triangle। ए बी सी को इस तरीके से अरेंज करो सर, ये है ए, ये है बी और ये है सी, इस तरीके से अरेंज करो तीनों के, इनके सेंटर्स जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करे। ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज कर भी दे दिया सर, दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ए का चार्ज कितना था बेटा हमारे पास, -q/2, बी का चार्ज कितना है, +q/4 है बेटा। ठीक है, सी का भी चार्ज कितना है, +q/4 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सो दैट द सेंटर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दे डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, हमने भी टच करके नहीं रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोर्सेस बिटवीन द पेयर्स। हमें इन पेयर्स के बीच में फोर्सेस बताने, सिंपल है भैया। बात करेंगे तो ए और बी के बीच में कौन सा है, अट्रैक्शन है। ठीक है सर, और ए और सी के बीच में कौन सा है, ये भी अट्रैक्शन है सर। और बी और सी के बीच में कौन सा है, यहाँ पे होता है रिपल्शन। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन मैच करेगा, टिक करो और मुझे कमेंट में बोल दो इसका आंसर क्या आया। ठीक है, हियर टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and an electrically charged rod is then brought near the spheres without touching them, and after a while the rod is removed, then which of the following is correct। क्या बोल रहा है यहाँ पर, there are two identical metal spheres। ठीक है, they are initially neutral, okay, they kept in touch to each other, fine sir। now near this system we have brought a charged rod, near this system we have brought a charged rod, then which of the following is correct। फिर से एक बार, there are two identical metal spheres, they are electrically neutral, they kept in contact to each other, and a charged rod is brought nearer the system, then what is the which one of this one is option is correct among the following। ये हमारे पास सवाल है। तो चलो ठीक है सर, देखते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि ये चार्ज रॉड है। अगर ये रॉड चार्ज है तो पहला ऑप्शन बोल रहा है Ma इज Mb। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये रॉड चार्ज है तो इसके अंदर ऑब्वियसली इंडक्शन होने वाला है, तो इंडक्शन होगा मतलब अभी तो ये मास ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ B सर, तो ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरा क्या बोल रहा है, मास ऑफ A इज ग्रेटर देन मास ऑफ B इफ रॉड इज पॉजिटिव। ठीक है, चेक करते हैं सर। इफ आई टेक दिस रॉड इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज,
अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस मेटल्स में, इन दोनों मेटल्स में इंडक्शन होने वाला होगा और पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पूरा इस तरफ आने वाला है सर, पूरा नेगेटिव चार्ज, दोनों भी स्फीयर का नेगेटिव चार्ज पूरा यहाँ पे, ये पहले ए पे आ जाएगा और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा बेटा, बी के साइड में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बोल रहा है कि रॉड नजदीक लेके थोड़ी देर बाद उसको निकाल के भी रखना है। जैसे ही नजदीक गया, इस तरीके से पहले के ऊपर क्या बना, माइनस 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 चार्ज, और दूसरे के ऊपर पूरा चार्ज क्या बन जाएगा, प्लस प्लस चार्ज इस तरीके से आ रहा है, सर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब इस रॉड को निकाल देंगे तो ए के ऊपर चार्ज क्या जम जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कंडक्टर, और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंडक्टर। और अब तुम अच्छी तरीके से जानते हो यदि कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई है तो उसका मास बढ़ता है, और कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई है उसका मास घटता है। सो आई कैन से दैट सर मास ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर दैन मास ऑफ बॉडी बी एज कंपेयर टू द mass of body is greater than mass of the body B. So which one of this is correct बेटा, सेकेंड करेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि आगे जाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, एक हमारे पास क्या है बोल रहा, एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कंडक्टर है पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, ओके 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 सर, इसका रेडियस कितना है मान के चलता हूँ मैं, आर है मान के चलता हूँ। ठीक है सर, a solid spherical conductor radius r has a spherical cavity of radius small a, इसके अंदर एक कैविटी है बोलता है नहीं। ठीक है सर, वो भी बना लो सर। तो इसके अंदर एक कैविटी है और इस कैविटी का रेडियस कितना दिया गया अपन को, स्मॉल a। ओके फाइन सर, दिस a इज लेस देन r, ये जो कैविटी है इस कैविटी का रेडियस कितना बेटा, इस कैविटी का रेडियस इज स्मॉल देन द रेडियस ऑफ दिस दैट इज व्हाट मींस सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है सर, आप क्या बोल रहे हैं, एंड इट्स सेंटर। ठीक है, ओके, और चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट द सेंटर, तो हमें करना क्या है, इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखना है, रख दो सर। ठीक है, और चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट द सेंटर, द चार्ज एट द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस एंड एट अ पोजिशन आर, हमको चार्ज इनर सरफेस पे बताना है, हमको चार्ज आउटर सरफेस पे भी बताना है, एंड अनदर पोजिशन ही इज आस्किंग अस, that is what at position r such that a is less than r and r is less than r capital R, मतलब यहाँ कहीं तो होगा वो, ये पॉइंट A। तो हमें चार्ज तीन जगह पे बताना है, एक तो इनर सरफेस पे, दूसरा तो आउटर सरफेस पे एंड विद इन द कंडक्टर। ठीक है सर, अब मैं इसका सीधा सीधा जवाब दे देता हूं भाई कि हम सभी लोग जानते हैं चार्ज जब भी किसी कंडक्टर को देता है तो उसके हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस पे रहता है, चार्ज देने के बाद अंदर सरफेस के मतलब बॉडी के अंदर नहीं रहता है। तो यहाँ तो चार्ज कितना हो जाएगा, मिडल में चार्ज हो जाएगा 0, तो यहाँ पे चार्ज, सेंटर पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इंडक्शन के कारण से इधर कौन सा आएगा, नेगेटिव क्यू, इनर सरफेस पे इंडक्शन के कारण से कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव क्यू, उसके बाहरी पे कितना आएगा, पॉजिटिव क्यू। तो इनर सरफेस पे चार्ज क्या होना, प्लस क्यू, बीच में कितना होना, 0 अंदर कंडक्टर के, और आउटर सरफेस में कितना होगा, प्लस। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर, देन चार्ज एट द इनर सरफेस, आउटर सरफेस, इनर सरफेस माइनस क्यू, आउटर सरफेस प्लस क्यू, एंड एट द स्मॉल आर इट शुड बी 0। तो नोट्स बनाओ, लिखते रहो आप लोग, लिख कर इसको सॉल्व करके रखना, आपके पास एक परमानेंट नोट्स हो जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। तो आज के लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। व्हाट इज दैट वन, 3 concentric metallic spherical shells of radii r, 2r and 3r are given charges plus q1, q2 and q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of these shells are equal, then the ratio of the charges are बोल के पूछा है हमको। What is the question here? See, there are 3 concentric shells. Let me say this one is shell 1, okay sir, of radius let me say r, okay. The charge on this shell is how much beta? Charge on the first shell is how much? Let me say plus q1, and one more shell is placed over this first one, इस पहले के ऊपर मतलब पहले के शेल के ऊपर और एक शेल हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, जिसका रेडियस कितना है बोल रहा है नहीं, इसका रेडियस है 2r, देख लेना वहाँ पे 2r है, और इसके ऊपर चार्ज कितना दिया है बेटा बोल रहे हैं नहीं, प्लस
Q2 दिया है, ठीक है सर। और इसके ऊपर और एक शेल दिया है, तो 3 शेल्स कोसेंट्रिक है हमारे पास, एक समान सेंटर होना चाहिए। कोसेंट्रिक का मतलब तीनों का सेंटर एक जैसा होगा। तो ये रहा थर्ड शेल। इसका रेडियस कितना दिया अपन को, 3r दिया है सर, इसका रेडियस 3r है। इसके आउटर मोस्ट या इसको चार्ज कितना दिया इसने है, प्लस Q3 इतना चार्ज दिया है, तो हम भी इसका चार्ज प्लस Q3 इतना लिख देते हैं, ठीक है सर। छी कितना गंदा लिख रहा है मास्टर, पगला गया है साला। तो इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q3 और दिया क्या हमको, गिवन इज व्हाट बेटा, गिवन इज दैट all these these metal conductors having the same surface charge density। तो तीनों के भी सरफेस चार्ज डेंसिटीज कैसे है, सेम है। तो पहले का सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, सिग्मा वन इज इक्वल्स टू, दैट इज व्हाट चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना है Q1, एरिया कितना होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, पहले का इतना है। इसको चार्ज कितना है इसके सरफेस पे Q1, इसका रेडियस कितना है r, तो एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सेकेंड स्फीयर, इस सेकेंड स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, इस सरफेस सेकेंड का होगा सर Q2 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 2r स्क्वायर। सही है गलत है बे, गलत है, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सर, अब ये वाला जो Q1 है ये दूसरे के अंदर है, दूसरे सरफेस के अंदर कौन है, Q1 है। तो Q1 क्या करेगा, Q2 में इंडक्शन स्टार्ट करेगा। अरे बाबू समझ आया कि नहीं आया, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। तो भाई साहब बात ऐसी है कि Q1 जो है Q2 के अंदर है, तो Q1 इसके अंदर में कितना बनाएगा, माइनस Q1, और इसके बाहर कितना बनाएगा, प्लस Q1। तो ओवरऑल सरफेस चार्ज डेंसिटी में टोटल चार्ज ऑन द सेकेंड स्फीयर कितना बन जाएगा बेटा, ये Q2 ना बनकर Q1 प्लस Q2 बन जाएगा। रेडियस कितना है 2r होल स्क्वायर। तो वैसे ही बच्चा पार्टी, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थर्ड स्फीयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थर्ड स्फीयर इज इक्वल्स टू सर, हम लिखते हैं Q3 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 3r स्क्वायर। फिर से हम लोगों ने मिट्टी खाई सर, कैसे, यहाँ पे Q3 नहीं बनना चाहिए सर, Q2 के ऊपर या Q2 के सरफेस पे ओवरऑल चार्ज कितना पड़ा हुआ है, Q1 प्लस Q2 पड़ा है, तो इसके इनर सरफेस पे इंडक्शन के कारण से चार्ज होगा माइनस Q1 माइनस Q2, और इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा बेटा, ये आना चाहिए प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q3 तो पहले था, Q1 प्लस Q2 इंडक्शन के कारण से बना। सो देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो भाई साहब हमको सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 मिल गया है। तो मैं इन तीनों इक्वेशंस के को लेके मैं एक काम करता हूं, सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 सर, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q1 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर सर। सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है सर, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय, ये कितना होगा, मैं एक काम करता हूँ 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एडवांस में यहाँ पे साथ में 4 लगा देता हूँ सर। इससे होगा क्या सर, कुछ नहीं, वेंकटरमण गोविंदा, बच गया क्या अपन के पास, यहाँ पे सिंपल चीजें बच रही है। 4Q1 इज इक्वल्स टू सर Q1 प्लस ऑफ Q2। अगर मैथमेटिक्स नहीं आता है तो कहाँ तो भैंस चलाने चले जाओ। सो Q2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3Q1 सर। सो Q2 बाय Q1 इज इक्वल्स टू, और आई कैन राइट फॉर दिस वन 3/1। तो दो इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमें रेशियो वाला Q2 बाय Q1 का 3/1। सिमिलरली अपन एक काम करते हैं सर, क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं सर, व्हाट इज दैट, सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 कर लेंगे। सिग्मा 2 क्या बच्चा पार्टी, अपन के पास यहाँ पे सिग्मा 2 की वैल्यू है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू दैट इज व्हाट 2r होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 3, सिग्मा 3 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होल डिवाइड बाय, अपन के पास क्या बच रहा है 4 पाई इंटू 3r होल स्क्वायर। तो अपन एक काम करेंगे फिर से एक बार 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर को निकाल देंगे, तो बचता क्या अपन के पास Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय, बचेगा क्या सिर्फ 4 बचेगा, विच इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
होल डिवाइड बाय बचेगा क्या हमारे पास 9 बचेगा। भाई साहब मैं क्या एक बात बोल सकता हूँ यहाँ पे Q2 बराबर है 3 टाइम्स ऑफ Q1 लिख सकता हूँ मैं, अरे बिल्कुल लिखना चाहिए मेरे को। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर Q1 प्लस ऑफ Q2 की वैल्यू कितनी लिखूँ मैं 3Q1 होल डिवाइड बाय कितना 4 विच इज इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू फिर से एक बार हमारे पास Q1 प्लस ऑफ Q2 की वैल्यू फिर से एक बार कितना है 3 टाइम्स ऑफ Q1 प्लस ये कितना है Q3 होल डिवाइड बाय 9, ये कितना बचेगा 4Q1 बाय 4, तो 4 से 4 की मृत्यु हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Q1 बचेगा विच इज इक्वल्स टू 9Q1। मैं इसको भी इधर ले लेता हूँ 9Q1 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना बच रहा है 4Q1 प्लस ऑफ Q3 एंड फाइनली मास्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ इस 4 को इस तरफ लेके आओ 9 माइनस 4 मतलब 5Q1 is equals to 3 times of Q3. So finally बच्चा पार्टी I can say that Q3 by Q1 is equals to 5 by 1। तो एक काम करो इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकेंड, इन दोनों को आप लोग कंपेयर करो तो Q1 की वैल्यू कितनी है 1, Q2 की वैल्यू है 2, Q1 की वैल्यू कितनी है 1, Q3 की वैल्यू है 5। सो देयरफॉर मास्टर आई कैन से Q1 is 2, Q2 is 2, Q3 is equals to 1 3 5। दैट्स इट, खत्म। इजी था क्वेश्चन, इससे कोई टफ नहीं था। पढ़ाई करते रहो, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो। अगर रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपका नीट का रिजल्ट आना ही आना है। सो आई होप आज की क्लास आप सभी लोगों ने एंजॉय की होगी, थोड़ा बहुत बोर भी हुआ होगा। मजाक कर रहे हैं सर, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। आज के लिए बस इतना ही, बचेंगे तो कल या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।